Dear students, today I'm going to tell you about the stem cell assays. This is part 2 in which I will be telling you about assays or techniques used to characterize stem cells and other animal cells also. So, before starting to do anything else or using stem cells, we must know from which species it is coming. सोर्स हमने जहाँ से भी लिया है उसमें क्या वही स्पीशीज के सेल्स वाकई हैं या जो हमें मिला है हमने कहीं से मंगाया है तो किस स्पीशीज का है उस स्पीशीज का ऑथेंटिकेशन इज इम्पोर्टेंट तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन के लिए कैरियोटाइपिंग की जाती है कैरियोटाइपिंग कैन बी डन कैरियोटाइपिंग मीन्स कि क्रोमोजोम कैसा है उसके बारे में जानना कैरियोटाइपिंग होता है एंड दैट इज डन बाय क्रोमोसोम बैंडिंग or chromosome painting techniques. Chromosome banding distinguishes between human and mice chromosome. यानी कि ये पक्का करने के लिए कि जो भी मान लीजिए हमें माइस या ह्यूमन बीइंग का स्टेम सेल और एनी अदर एनिमल सेल यूज करना है तो whether it is from the correct source or it is mixed or some contamination is there so ये दो तरीके के अगर मिले हुए हैं उसमें सेल्स तो उनको डिस्टिंग्विश या उनको अलग अलग देखने की एक टेक्निक है ये भी पता चल जाता है इससे दूसरी बात क्रोमोसोम पेंटिंग है जो कि क्रॉस कंटामिनेशन सेम कि दोनों मिले हुए तो नहीं है क्रॉस कंटामिनेशन किसी और स्पीशीज के सेल्स से तो नहीं हो गया वो पता किया जाता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड्स बन गए अगर समहाउ क्रोमोसोम्स में आपस में कुछ लिंकेज हो गया है तो वो हाइब्रिड प्रेजेंट है तो उसके बारे में पता चल जाता है क्रोमोसोम पेंटिंग के प्रोब्स जो है इंडिविजुअल क्रोमोसोम पेयर्स को रिकॉग्नाइज करना जानते हैं एंड दैट दे आर स्पीसीज स्पेसिफिक आल्सो तो ये प्रोब्स ऐसे बनाए जाते हैं जो कि स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर क्रोमोसोम नहीं पता करना है तो स्पीशीज आइडेंटिफिकेशन का एक अच्छा इजी मेथड है और जो टाइम लेस टाइम कंज्यूमिंग है दैट इज आइसोएंजाइम इलेक्ट्रोफोरेसिस आइसोएंजाइम्स हमारे सेल्स के अंदर डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट एक एंजाइम होते हैं एक तरह के एंजाइम है जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में प्रेजेंट होने के बावजूद एक पर्टिकुलर रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं तो सेम एंजाइम जब दो जगह रहता है और सेम रिएक्शन को कैटेलाइज करता है बट जीन ऑफ ओरिजिन इज डिफरेंट तो डिफरेंट जीन्स से कोड किए जाते हैं तो कुछ ये इस तरह का डिफरेंस होने के बावजूद वो जो है वो स्पीशीज में स्पेसिफिक होते हैं और उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है इलेक्ट्रोफोरेसिस में और एक अच्छी डायग्नोसिस की जा सकती है कि किस स्पीशीज का है या डिजायर्ड स्पीशीज के सेल्स हैं कि नहीं हमारे पास और इनका ये डायग्नोसिस है वो दैट इज क्विकर देन क्रोमोसोमल एनालिसिस so combination of above methods give good result for the authentication of species and for species identification. Now, what is a karyotype? कैरियोटाइप को और डिफाइन कर लें हम इससे पहले कि आगे देखें कि कैरियोटाइपिंग कैसे की जाती है सो पर्टिकुलर क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल और a related group of individuals as defined by the chromosome size, morphology and number is known as a karyotype. ये यहाँ पे आपको कैरियोटाइप दिख रहा है एक टाइप का या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स का कैरियोटाइप दिख रहा है जो हर क्रोमोसोम यहाँ पे नंबर्ड भी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है वो नंबर्ड है और ये जो ये पूरा सारे क्रोमोसोम्स का पैटर्न है वो स्पेसिफिक है वो या तो इंडिविजुअल में ही मिलेगा या रिलेटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में मिलेगा द साइज ऑफ क्रोमोसोम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शंस
and size of satellite. All these make up a karyotype. Karyotyping करने की टेक्निक का स्टार्ट कैसे करते हैं? What is the procedure of karyotyping? Here, from venous blood, 5 ml blood is drawn from an individual, and it is cultured in culture medium plus phytoheme agglutinin. Phytoheme agglutinin is obtained from plant sources, और इसका फंक्शन है कि it causes RBC clumping and it is mitogenic in nature. Mitogenic माने कि ये माइटोसिस एनहांस करता है. तो यहाँ से जो भी ब्लड सेल्स लिए गए, ब्लड लिया गया टोटल, उसमें से आरबीसी की तो क्लम्पिंग कर देनी है. दूसरे जो सेल्स हैं, जो स्टेम सेल्स हैं, जो आरबीसी के फॉर्म में अभी नहीं आए हैं, उनमें प्रोलिफरेशन बढ़ाना है. प्रोलिफरेशन एक्चुअली सेल डिवीजन होता है जिसमें सिंगल सेल बहुत सारे आइडेंटिकल सेल्स को बनाता है. तो ये इस प्रोसेस को ब्लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोलिफरेशन कहते हैं. तो प्रोलिफरेशन होने के लिए एक सेल से दूसरा सेल बनने के लिए माइटोसिस होनी जरूरी है सोमैटिक सेल्स में. सो माइटोसिस को ये बढ़ाता है. दिस इज माइटोजेनिक. This is cultured at 37 degrees for 3 days, and after 3 days here colchicine is added, and hypotonic saline is added. First of all, colchicine is added means colchicine क्या करता है? ये माइटोटिक अरेस्ट करता है at the stage of mitosis, sorry metaphase. माइटोसिस जब होने लगती है, सेल डिवीजन शुरू होता है, तो उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं, और उनमें से एक स्टेज माइटोसिस की होती है. माइटोसिस की स्टेज वाले क्रोमोसोम्स स्टडी करने में ज्यादा आसान होते हैं, तो ये कोल्चिसिन नाम का केमिकल जो है वो उसमें डाला जाता है, एंड उस कल्चर सिस्टम में डाला जाता है, जिससे कि प्रोलिफरेशन, जितने भी सेल्स प्रोलिफरेट कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं नंबर में, डिवाइड हो रहे हैं, माइटोसिस जिनमें स्टार्ट हो चुकी है, वो जब मेटाफेज स्टेज में पहुंचेंगे तो उसके आगे फिर उनका सेल डिवीजन रुक जाएगा. तो उस स्टेज में रोका जाता है. फिर हाइपोटोनिक सेलाइन इज एडेड. हाइपोटोनिक मींस कि पतला सोल्यूशन. सेल्स नॉर्मली जिस मीडियम में रहते हैं, थिक मीडियम में या जिस भी कंसिस्टेंसी पे आइसोटोनिक सोल्यूशन में रहते हैं, उससे वो बाहर का सोल्यूशन हाइपोटोनिक होता है, यानी कि लो सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच cells will rupture due to endosmosis. तो ये करने के लिए और उसके बाद सेल्स को फिक्स भी करना होता है कि अपनी अपनी जगह पे रहे, और हाइपोटोनिक होके वो फटे वहीं पे. हाइपोटोनिक सेलाइन में वो अपनी प्लेस पे रहते हुए भी they burst open to give chromosomes, spread cells onto the, और ये सारा करके सेल्स को फिक्स करके सेल की डेथ हो जाती है, और फिक्स करके वैसे भी हाइपोटोनिक सेलाइन में उनकी डेथ ही होनी है, वो बर्स्ट होके ओपन होंगे और उनको फिक्स किया जाएगा. देन उनको स्लाइड पे ड्रॉप करके स्लाइड ड्रॉपिंग से इस तरह से उनको स्लाइड पे ले लिया जाएगा. फिर अब उनको डाइजेस्ट विद ट्रिप्सिन एंड स्टेन विद जिम्सा. उनको डाइजेस्ट करके स्टेन किया जाएगा, और यहाँ पे जिम्सा स्टेनिंग की बात हो रही है. और जिम्सा स्टेनिंग के बाद उसकी वजह से क्या होता है कि मेटाफेज वाले जो भी क्रोमोसोम्स हैं, उनकी प्रेजेंस यहाँ पे दिखेगी, और उनको फिर लेटर ऑन अरेंज कर लिया जाएगा, विच इज कैरियोटाइप, जिसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी. There's one more term, ideogram. When the haploid set of chromosomes of an organism are ordered in a series of decreasing size, it is said to be an ideogram. In other sense, diagrammatic representation of a karyotype is an ideogram. तो इस तरह से ये फैले हुए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो इंस्टेड ऑफ दैट नंबर सही रखते हुए भी उनको उनके साइज के हिसाब से
अरेंज कर लिया जाता है, सबसे बड़ा क्रोमोसोम सबसे पहले और सबसे छोटा क्रोमोसोम सबसे बाद में रख के जो एक पिक्चर खींची जा सकती है, जो ये अरेंजमेंट है कैरियोटाइप का, दैट इज नोन एज इडियोग्राम। तो इडियोग्राम बना के उनको स्टडी करना आसान होता है। ये जो स्प्रेड टेक्निक है क्रोमोसोम की, जिससे कि क्रोमोसोम ड्रॉपिंग से जो स्लाइड पे स्प्रेड किया गया है, ये आपको फिर से उसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। ये फ्रेशनी से लिया गया है, बुक में से आपको दिखा रहे। तो दिस इज कल्चर, जिसमें कि स्टेम सेल्स हैं या एनिमल सेल्स हैं, उनमें इन्होंने ऑप्शंस बताए हैं कि कॉल्चिसिन यूज कर सकते हैं और मेटाफेज पे सेल्स को अरेस्ट करने के लिए, या कॉल्सीमाइड और विनब्लास्टिन। ये 3 केमिकल हो सकते हैं जिनकी वजह से जो प्रोलिफरेशन है या माइटोसिस है वो मेटाफेज स्टेज पे अरेस्ट हो जाएगी और ये सेल्स जो है these are still in log phase cells। और फिर उसके बाद इनको ट्रिप्सिनाइज किया जाएगा। ट्रिप्सिनाइज करने से क्या होता है कि ये जो अपने कल्चर सिस्टम पे ये यहाँ पे अटके पड़े हैं, इस कल्चर में जो अटके पड़े वहां से उनको कट करके टेस्ट ट्यूब में लेने के लिए ट्रिप्सिन का यूज किया जाता है, जिससे कि वो अपने जिस जिस जहाँ पे एडियर्ड है वो एडिजन टूट जाए और सेल फ्री हो जाए, जिससे कि वो टेस्ट ट्यूब में आ जाए। और इट इज रीसस्पेंडेड इन हाइपोटोनिक सिट्रेट सॉल्यूशन एट 37। हमने यहाँ पे देखा था कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाला गया ट्रिप्सिन यूज करने के बाद जब उसको ले लिया गया है, देन उसको सेंट्रीफ्यूज किया गया, सस्पेंशन में ही उनको फिक्स भी कर दिया गया। फिक्सेटिव इज कोल्ड एसिटिक एसिड, मेथनॉल एंड कोल्ड एसिटिक एसिड एंड मेथनॉल, और इसको सेंट्रीफ्यूज किया गया एंड रीसस्पेंडेड फ्रेश फिक्सेटिव। फिक्सेटिव फिर से यूज करके फिक्सेटिव में ही रखा गया है इसको। देन फ्रेश फिक्सेटिव में रख के हाई कंसेंट्रेशन में ले लिया जाता है सेल्स को। देन दीज आर ड्रॉप्ड ऑन स्लाइड। तो उससे ये एक इस तरह का स्प्रेड बनता है। फिर उसमें सेल डेंसिटी देख ली जाती है कि दिखने लायक हो, मतलब ये जो ये यहाँ पे जो डाइल्यूशन है या कंसंट्रेशन है, सेल्स की कंसंट्रेशन ऐसी हो कि वो आपस में बहुत ओवरलैपिंग नहीं हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए नहीं हो, जिससे कि ये एक सिंगल लेयर बन के वो यहाँ पे बिखर जाए। और फिर जब उसको जिम्सा से या किसी दूसरे स्टेन से स्टेन करेंगे और माउंट कर देंगे कवर स्लिप से और फिर उसको देख सकेंगे, तो वो अलग अलग क्रोमोसोम आपस में दिखने चाहिए। This is the chromosome preparation. Preparation of chromosome spreads from monolayer cultures by dropping technique. तो यहाँ पे हमने कोई कल्चर नहीं मेंशन किया था कि कौन सा कल्चर है। यहाँ पे क्या बताया गया, क्योंकि एनिमल सेल है तो ये मोनोलेयर कल्चर में एडहियर होके ग्रो करता है और फिर उसको शेक करके फ्री कर लेते हैं। पहले कॉल्ची सीन से मेटाफेज पे ले आते हैं, मेटाफेज वाले सेल्स को ट्रिप्सिनाइज करके अलग कर लेते हैं, उनको फिक्स कर लेते हैं, फिक्स करके उनको एक दो बार हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल देते हैं, जिससे कि क्रोमोसोम्स भी फ्री हो सके और उनको स्प्रेड के फॉर्म में यहाँ पे स्लाइड पे डाला जाता है और कवर स्लिप स्टेन करके उनको देखा जा सकता है। तो अब आप देखिए कि और आगे इसके क्या कर सकते हैं। ये आप ये पिक्चर्स हैं जिनमें कि क्रोमोसोम स्प्रेड है। ए में क्रोमोसोम, ह्यूमन क्रोमोसोम बैंडेड बाय स्टैंडर्ड ट्रिप्सिन जिम्सा टेक्निक। तो व्हाट इज ए, ये देखिए ये इस तरह के क्रोमोसोम्स दिखते हैं, बैंडेड पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम स्टेन्ड बाय जिम्सा। The same preparation as in A but stained with Hochest 33258। दूसरे डाई से
स्टेन करने से इस तरह की पिक्चर दिखती है. सी, ह्यूमन माउस हाइब्रिड स्टेन विद जिम्सा एट pH 11. अब यहाँ पे वो हाइब्रिड हो गया है. माउस का भी, माउस के भी सेल्स थे और ह्यूमन बींग्स के भी सेल्स थे और उनमें आपस में लिंकेज हो गया है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट hybrid chromosomes are also visible. Human chromosomes are less intensely stained, उनकी स्टेनिंग कम होती है than mouse chromosomes. Mouse chromosomes जो डार्क कलर के दिख रहे हैं वो mouse chromosomes हैं. Now, अब इसके आगे एक और स्टेप है कैरियोटाइप या इडियोग्राम बनाने का. ये देखिए, पहला स्टेप इसमें क्या है, प्रिपेयर डिजिटल फोटोग्राफ्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम स्प्रेड्स. यहाँ से एक एक क्रोमोसोम उठाया और उसको कहीं नई जगह पे पेस्ट किया. सेलेक्ट एंड कॉपी ईच क्रोमोसोम सेपरेटली एंड पेस्ट इनटू अ न्यू फाइल. नई फाइल में फिर से उनको यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, इस दूसरे को उठा के यहाँ ले आए, एंड सो ऑन. रोटेट क्रोमोसोम टू वर्टिकल विथ शॉर्ट आर्म टू टॉप. शॉर्ट आर्म को, ये यहाँ पे सेंटोमियर है, उससे शॉर्ट आर्म ऊपर रहेगा, लॉन्ग आर्म नीचे रहेगी. इस तरह से ये कैसा भी हमने उठाया था उसको रोटेट करके हमें ऐसा कर लेना है. देन कट क्रोमोसोम एंड पेस्ट सेंट्रोमियर ऑन द लाइन, सॉर्टिंग बाय साइज एंड शेप. अब क्या है कि सेंट्रोमियर्स के एक लाइन खींच लिए और उसी लाइन पे सारे क्रोमोसोम्स का सेंट्रोमियर आना चाहिए. इस तरह से उनको अरेंज कर लिया और उनको आपस में इडियोग्राम टाइप अरेंज किया. कि मतलब सबसे बड़ा क्रोमोसोम सबसे पहले होगा, सबसे छोटा क्रोमोसोम सीक्वेंस में सबसे बाद में अरेंज किया. भले ही उनका नंबर कुछ और हो, क्रोमोसोम नंबर 1 हो सकता है यहाँ पे हो, क्रोमोसोम नंबर 2 यहाँ पे हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन उनको उनके साइज के बेसिस पे यहाँ पे अरेंज कर रहे हैं. Discard residual background including unwanted parts of adjacent chromosome. Adjacent chromosome से क्या मतलब है, ये देखिए यहाँ पे ये वाला क्रोमोसोम भी इस पिक्चर में आया जा रहा है, तो इसको हटाना पड़ेगा. When all chromosomes are in place, adjust brightness and or contrast to suppress background. So this is how ideogram is made, and this was chromosome banding technique. इसकी समरी हम फिर से देख लेते हैं. Chromosome banding methods are either based on staining chromosomes with a dye or on assaying for a particular function. The most common method of dye-based chromosome banding are G for Gemsa, R for reverse, C for centromere, and Q for quinacridine banding. इस तरह से डिफरेंट तरीकों से उनको बैंडिंग उनकी बनाई जाती है. Chromosome banding technique produces a series of consistent landmarks along the length of metaphase chromosomes that allow for both recognition of individual chromosomes within a genome and identification of a specific segment of individual chromosomes. एक फोटोग्राफ आप और देखें कि ये पास से ये क्रोमोसोम बैंडिंग की फोटोग्राफ है. Here, a part of chromosome which is clearly distinguishable from its adjacent segments by appearing darker or lighter with various banding methods. अब जो भी मेथड होगा, फिर भी क्रोमोसोम के डिफरेंट पार्ट्स लाइटली और इंटेंसली stained मिलेंगे. This is called chromosome banding. This allows you to see smaller pieces of a chromosome so that you could identify a smaller structural chromosome abnormalities not visible on routine analysis. अब इसमें कोई abnormality आ गई तो इसके साथ एक normal होगा, एक experimental बैंडिंग पैटर्न होगा. तो जो स्टैंडर्ड बैंडिंग पैटर्न है उससे यहाँ पे अगर ये बैंड छोटा हो गया तो कोई एबनॉर्मलिटी हो सकती है, या व्हाइट वाला पार्ट बड़ा होगा और ये
डार्क वाला पार्ट जो है, काला वाला पार्ट, वो छोटा हो गया। इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, और इस तरह से क्रोमोसोम बैंडिंग से स्पीशीज का आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन होता है, इससे पहले कि स्टेम सेल्स यूज किए जाए। This is also important to know whether it is from which source and which species. So this was all about chromosome banding. If you like my lecture, please subscribe it and like it, share it. And in the next lecture, I shall be telling you about chromosome painting. Thank you.